हेलो दोस्तों। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? क्या है जो भारत को संघीय राष्ट्र बनाता है? वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने शुरुआत में देखा है कि छोटे देश जैसे कि बेल्जियम और श्रीलंका ने कितनी समस्याओं को देखा है अपनी विविधता को मैनेज करने के लिए। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? और तब हमारे जैसे विशाल देश जैसे कि भारत है, वहाँ ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं। What are the power शेयरिंग अरेंजमेंट इन आर कंट्री? तो हम लोग क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए पावर शेयरिंग या शक्ति के विभाजन की? Let us begin with the Constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. आओ हम शुरुआत करते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ स्वतंत्र रूप में, राष्ट्र के रूप में, एक बहुत ही दर्दपूर्ण और खून भरे पार्टीशन के बाद या विभाजन के बाद। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत जल्दी ही जो स्वतंत्र राष्ट्र हमारा था उसमें कई जो राजसी राज्य थे वो हमारे देश का हिस्सा बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और संविधान ने भारत को एक संयुक्त राज्य माना, राज्यों का समूह माना। although it did not use the word federation, यद्यपि हमने संघवाद को अपने शब्दावली में शामिल नहीं किया है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो फेडरलिज्म के ही सिद्धांतों पर आधारित है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। अब हम पीछे चलते हैं और जो 7 की नोट्स या की फीचर्स थे फेडरलिज्म के या संघवाद के जो ऊपर दिखाए गए हैं, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे तो ये सातों जो उसकी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं या सारे प्रावधान भारतीय संविधान ने लागू किए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट आर what we call the central government representing the Union of India, and the state government. Later a third tier or federalism was added in the form of panchayats and municipalities. यहाँ देखिए ये बताते हैं कि जो हमारा संविधान है वो मूल रूप से हमें 2 प्रकार की व्यवस्था दिया है गवर्नमेंट का, या 2 लेवल की व्यवस्था दिया है। पहला तो केंद्रीय सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या संयुक्त सरकार कहते हैं, और वो यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में है। और दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा लेवल जो है वो फेडरलिज्म का है, वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के रूप में है। एज इन द फेडरलिज्म दीज डिफरेंट टीयर्स इंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। और ये जो फेडरेशन है या ये जो संघवाद है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग अधिकार क्षेत्र में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, थस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। यहाँ पर जो संविधान ने हमें स्पष्ट रूप से 3 लेवल दिया है जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारे के रूप में, वो केंद्रीय सरकार से है और राज्य सरकार से है। तो इसे हम फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। जो केंद्रीय मुद्दे हैं, जो केंद्रीय उपयोगिता की चीज़ें हैं, जैसे कि रक्षा है, देश की रक्षा, विदेश व्यापार, बैंकिंग, दूरसंचार और करेंसी, they are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. इसमें सेंट्रल
की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को पूरे देश स्तर पर एक रूप में चाहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट alone कैन मेक laws relating to the subject mentioned in the union list। और जो केंद्रीय सरकार है वो अकेले इनके लिए कानून बनाती है और ये उसका मुद्दा है। स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। जो स्टेट या राज्य सरकार है उसके सब्जेक्ट में आता है, जैसे लोकल महत्व की चीज़ें जैसे कि पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है और सिंचाई है। The state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list। और जो राज्य सरकार है वो अकेले इनसे संबंधित सब विषयों पर कानून बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में है। आइए थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची इसको कहते हैं। Concurrent list includes subject of common interest to both the union government as well as the state government। कॉन्करेंट लिस्ट में वो लिस्ट आती है जिसमें कि जो केंद्र सरकार से भी संबंधित होती है और राज्य सरकार से भी संबंधित होती है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। जैसे कि शिक्षा है, जंगल है, वन है, व्यापार है और शादी है। इस तरीके से एडॉप्शन जो गोद लेने की प्रक्रिया होती है या फिर उत्तराधिकार से संबंधित है, इस पर दोनों ही यूनियन भी कानून बनाते हैं और स्टेट लेवल पर भी कानून बनता है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। और इस लिस्ट में दोनों यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail। और अगर दोनों के कानून आपस में विरोधाभास लेते हैं तो जो केंद्रीय सरकार का बनाया कानून होगा वो लागू होगा। What about subject that do not fall in any of three list? तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषय हैं जो कि तीनों लिस्ट में आपके नहीं मिलेंगे। आर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि संविधान बनने के बाद आई, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रजिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हमारे संविधान के अनुसार अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है और उसे लागू करेगी। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।